हेलो दोस्तों, चलो आज देखते हैं अध्याय 6 एनसीईआरटी क्लास 6 छठी क्लास का छठा अध्याय राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। पढ़ते हैं इसे। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। अब एक बात हमें यहाँ पर समझनी है कि वोट और चुनाव केंद्र। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नानाजी ने उसे जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो ये जब आप राजनीतिक शास्त्र की सिविक्स की किताब पढ़ोगे, जब पता चलेगा वोट और चुनाव क्या होते हैं, चुनाव केंद्र क्या होते हैं, वोट कैसे डालते हैं, आगे वाली क्लास में जब हम सिविक्स पढ़ेंगे, जब ये हम कवर करेंगे। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। मतदान का मतलब ही होता है वोट। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, ये अभी की बात हो रही है। जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद हम अपने शासकों का चुनाव मतदान से कर रहे हैं, लेकिन बहुत समय पहले कौन कैसे होते थे, वो शासक कैसे चुने जाते थे। हमने अध्याय 5 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। हमने देखा था जो राजा होते थे वो एक शब्द था जन। जन का मतलब लोग होता है, पीपल्स, उनके द्वारा चुने जाते थे। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यानी हमने कुछ इसमें परिवर्तन देखे, जिसमें यज्ञों को जो जितने बड़े यज्ञ करवाता था वो राजा बन जाते थे। अश्वमेध यज्ञ, एक यही एक यज्ञ का नाम है, अश्वमेध यज्ञ। एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में राजा के लोग उसके साथ जाते थे। स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। स्वतंत्र विचरण मतलब उसे बस छोड़ दिया जाता था, वो जहां भी जाता था उसे जाने दिया जाता था। बस राजा के जो लोग थे उसके पीछे पीछे चलते थे। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। यानी जहां पर घोड़ा जा रहा है, अगर किसी दूसरे के इलाके में चला गया, दूसरे के टेरिटरी में चला गया, तो वहां पर उस राजा ने उसे रोक लिया, तो उस राजा को जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया है और जिसकी जगह पर वो घोड़ा पहुंच गया, उन दोनों में लड़ाई होती। फिर अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। यानी उन्होंने वो पहले से समर्पण कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे, आप छोड़ो इसे। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। अब जब वो उनसे लड़ाई नहीं लड़ रहे थे तो उन्हें को यज्ञ में आमंत्रित कर लिया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। विशिष्ट पुरोहित, इसके लिए उपहारों से सम्मानित किया जाता था। इसके लिए उन्हें किससे सम्मानित किया जाता था? उपहारों से। यानी पुरोहितों को उपहार दिए जाते थे। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था, बहुत शक्तिशाली। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। सभी में जो राजा था उसी का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी, जैसे कि आपने देखा था महाभारत जब हुआ था तो अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण थे, तो वो उनके सहचर थे। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। यानी वो तो बताता था कि इन्होंने कितनी विजय जीती हैं और उनके पास क्या जो जो गुण थे उनको बतलाया जाता था। राजा के सगे संबंधियों, खासकर उनकी रानियों और पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। जैसे कि आजकल हम पूजा में जब घरों में होती है तो सब एक पूरी फैमिली बैठ जाती है और वो सब बैठ करके वो भी कुछ चढ़ाते हैं, सब करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी होता था। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। सेम अभी भी ऐसा ही होता है। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ
अन्य कई अनुष्ठान करता था। जो पुरोहित था वो पवित्र जल का छिड़काव करता था। आपके घर में अगर पूजा हुई हो तो जो पंडित पूजा करने आते हैं वो भी ऐसे जल का छिड़काव करते हैं। और कई अनुष्ठान भी करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जो विष या वैश्य थे यानी जो जाति व्यवस्था के 4 वर्णों में जो तीसरे थे वो उनके लिए उपहार लेकर के आते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे वे थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। यानी बस एक तो हो गए सबसे पहले ब्राह्मण, जो कि यही थे जो यज्ञ करवाते हैं, पुरोहित। दूसरे नंबर पे राजा जो यज्ञ करवाते हैं, और जो पुरोहित थे वो यज्ञ करते थे। तो तीसरे नंबर पे जो आते थे वैश्य, वो इनको उपहार लेने के लिए बुलाते थे, उपहार लेने आते थे। लेकिन जो शूद्र थे सबसे अंतिम वाले, जिन्हें आजकल वो बोला जाता है एससी, तो इनको है ना कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। और ये बहुत ही ज़्यादा वैसा था, इसलिए हमारे संविधान में इतने सारे प्रावधान किए गए हैं इन सबको थोड़ा सा उनका ऊंचा करने के लिए, क्योंकि इनको बहुत ही ज़्यादा हीन समझा गया था पहले से ही। उनकी स्थिति को उठाने की कोशिश की जा रही है। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे। अब वर्ग वो होते हैं जिनमें कोई जो जैसा एक जैसा काम करते हो, वो सब लोगों को एक वर्ग बोला जाता है। इसलिए पेशे के आधार पर वर्ण, यहीं पर देखेंगे सारे वर्ण। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये कौन से ग्रंथ कहलाए? उत्तर वैदिक ग्रंथ। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान तथा और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। सामाजिक नियम जैसा कि चलता आजकल हमारे चलता है, पुरोहितों द्वारा इन्हें रचा जाता था और उसमें बताया जाता था अनुष्ठान कैसे होंगे। विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान बताए जाते थे और उनको संपादन करने की विधियां भी बताई जाती थी। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। ये सारे ये वर्ग हैं। जहाँ कुछ पुरोहित और तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। वैभवशाली वो भी थोड़े से अमीर थे ये सब तो, और कुछ कृषक और व्यापारी भी थे जो बड़े कृषक थे, और व्यापारी तो व्यापार करते थे इसलिए वो धनी थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। यानी यहाँ पर भी पहले ही अमीरी गरीबी का बता दिया गया है, पहले भी था ये अमीरी गरीबी। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। ये पुरोहितों ने विभाजित किया। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित कर दिए गए। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे। इसमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। इन दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। और करते कौन थे? ब्राह्मण करते थे, ये करवाते थे। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना, ये इनको काम पकड़ा दिया। इन्हें कई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। यानी जो औरतें हैं, चाहे किसी भी वर्ण में हो, ब्राह्मण, शासक, वैश्य, शूद्र, औरतों को बस शूद्र ही माना गया है। यानी औरतों की स्थिति भी पहले से ही बिगड़ी हुई है। इसीलिए हमारे यूपीएससी के सिलेबस में वुमेन्स जो इशू है उसको बहुत हाईलाइट किया हुआ है। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। दोनों में से किसी को भी नहीं था। तो यही मैं बता रहा था, जो सामाजिक नियम जो बनाए थे वो ब्राह्मणों ने ही बनाए थे। अब ब्राह्मणों ने बनाए तो ब्राह्मणों ने अपने आप को ही खुद ऊपर रख लिया।
अब ऐसा भी तो हो सकता था कि भाई ब्राह्मण अब खुद नियम बना रहे तो वो भी नीचे आ सकते थे, लेकिन वो ये ना, अपने आप को नीचे कौन रखे, वो उन्होंने ऊपर रख लिया अपने आप को। फिर शासक थे, और इन्होंने खुद ये नियम बनाए कि भाई हम यज्ञ करेंगे और शासक हमें बहुत सारे उपहार वगैरह देंगे, जिससे उनके पास बहुत सारी ज़मीन पैसा सब बहुत कुछ हो गया था। वैश्य, ये व्यापारी वगैरह थे, व्यापार करते थे। और सबसे नीचे शूद्र हो गए। इसलिए हिस्ट्री में समझ के हमें पता चल रहा है कि हमारा जो समाज है वो पहले कैसा था, और इसी का ही असर है अभी तक। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। पुरोहित कहते हैं कि जितने भी आप वर्णों का निर्धारण हो रहा है वो जन्म के आधार पर होता है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। जो भी शवों को दफनाते थे और जो जलाते थे, ऐसा काम करते थे, उन्हें अपवित्र माना जाता था। और इन लोगों से संपर्क भी अपवित्र माना जाता था। बताओ कैसा सोचते थे ना वो लोग। मतलब जो दफना रहा है, जो जला रहा है, अब उनको अपवित्र माना जाने लगा। और पहले हमने देखा था अभी पाषाण में वहाँ पे लोग कितने अच्छे से दफनाते थे। वो ऐसे तो वो सभी अपवित्र हो गए। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, जैसे मैं आपको तर्क दे रहा हूँ, ऐसे लोगों ने भी तर्क दिए कि भाई ये कैसा, ऐसा थोड़ी ना होता है। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। अब इन जो राजा थे, उन राजा दूसरे नंबर पर थे, लेकिन कुछ राजाओं ने बोला कि हम आपसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। तो यहाँ पर भी लोगों ने अपने तर्क रखे कि भाई ऐसा भेदभाव उचित नहीं है। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो, यही सबका होना चाहिए। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। ये देखा, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है हमारा, वहाँ पर सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। यानी यहाँ पुरोहितों ने जो सामाजिक व्यवस्था बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपने आप को सबसे ऊपर रख लिया था, वो यहाँ पर कुछ प्रभाव ही नहीं था उसका, इसलिए यहाँ पर असमानता नहीं थी। ठीक है, समानता थी। और जहाँ पर भी पुरोहित थे, इन्होंने अपना जो भी सिस्टम बनाया, वहाँ पर असमानता फैल गई। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया, इसका सोचना है इसके बारे में। अब पढ़ते जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जो महायज्ञ करवाते थे, वो अब जन के राजा से हट करके क्या हो गए थे, जनपदों के राजा बन गए थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। ये इसका अर्थ है, जन के बसने की जगह, यहाँ जहाँ पर लोग बसते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दर्ज दिखाए गए हैं। ये रहे कुछ महत्वपूर्ण जनपद। महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर। कुरु, हस्तिनापुर, तक्षशिला, गांधार, उज्जैन, तक्षशिला, गांधार, मगध, वैशाली, कौशाम्बी, अंग, वज्जी, ये सारे ही आपके जनपद महाजनपद हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। यानी जितने भी जनपद थे, उनकी जो बस्तियां थी, उनकी खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर। तो जो दिल्ली का पुराना किला है वो इसी समय का है। और जो उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा, इनमें प्रमुख हैं। पुराना किला, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा, ये 3 नाम हैं जिसे याद रखना है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। फिर चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ये सारा बता दिया है कि वो क्या क्या फसलें उगाते थे।
चित्र को देख लेते हैं एक बार। इन्हें बोला जाता है चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। इनकी जो सतह है, ये जो अंदर वाली है, वो बहुत पतली है, पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। जैसे अभी कोई घर में आता है तो नए नए बर्तन निकाले जाते हैं उसके लिए, ये शायद वैसे ही होता होगा। और ये देखो चित्रित हैं, यहाँ पर ये ड्राइंग बनी हुई है। दूसर का मतलब होता है गिरे, पात्र का मतलब बर्तन, वेयर, गिरे वेयर। अब देखते हैं, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। किसके? मिट्टी के। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, कुछ गिरे होते थे, कुछ रेड होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। यही है वो चित्रित धूसर पात्र। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। यहाँ पर हमने देख लिया अभी इधर। यह आमतौर पर सरल रेखाओं या ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। सरल रेखा जो ऐसे बस खींच दिया है, और ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से है ये। अब पढ़ते हैं महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। इन्हें जो जनपद ही महत्वपूर्ण हो गए और वो बड़े हो गए, मतलब अब जैसे इंसान बड़े होते वैसे बड़े नहीं हुए, उनका क्षेत्र बड़ा हो गया। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी होती थी, अधिकतर की राजधानी होती थी। कुछ राजधानियों में किलेबंदी की गई थी तथा इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ये हमने पहले भी देखा था। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। यानी वो दिखाते थे कि हमें कितना शक्तिशाली हैं और हमारा कितना बड़ा राज्य है। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। यानी जब वो किले के अंदर ही हैं तो बस किले के अंदर ही नियंत्रण रखना है, जैसे कि पुरानी जो मूवीज़ वगैरह में दिखाया जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों, बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे। राजा, अब पहले हमने देखा था, पहले कोई अस्थाई सेना थी, स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन अब राजा सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। उन्हें पूरे साल पे रखा जाता था और नियमित वेतन दिया जाता था, मंथली पे दिया जाता था उन्हें। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। ये आहत सिक्के ध्यान रखना, अभी हम पढ़ेंगे। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लिखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? महाजनपदों के राजा हमने देख लिया। महाजनपदों के राजा और ऋग्वेद में जो राजा थे वो कैसे थे। ये देखते हैं कौशाम्बी किले की दीवार। ये कौशाम्बी का किला है, ये उसकी दीवार है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। ये ईंट की दीवार है ये। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। आगे चलते हैं। कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। देख लिया था हमने, विशाल किले बनवा रहे हैं। और बड़ी सेना रखते थे। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब अभी वो कर भी नहीं वसूलते हैं, लेकिन जब वो सेना रखने लगेंगे और उनको संसाधनों की जरूरत पड़ेगी तो फिर उनके पास पैसा भी चाहिए होगा, पैसे की कमी होगी, तो इस पैसा कहाँ से आएगा? कर से आएगा। इसलिए वो लेने लग गए थे। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। पूरा सिस्टम है। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। जो पहले उपहार लेकर के आते थे उसी पे ही निर्भर नहीं थे, अब वो कर भी वसूलने लगे थे। जैसे कि फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। अब जो सबसे ज़्यादा होगा उसी पे कर लगेगा। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। ये ध्यान रखना, उपज का 1/6वां हिस्सा
कारीगरों के ऊपर भी सबसे पहले कृषक के ऊपर लगा दिया, फिर कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। श्रम के रूप में मतलब जैसे कि वो दिखाते हैं ना, अगर आप किसी होटल का खाना खाते हो और आपको पैसे नहीं है, तो आपको पैसे चुकाने हैं तो वहाँ पर जाके बर्तन धोने पड़ेंगे। ये वही वाला हिसाब है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर कुछ काम कर लो आकर के, और आपका जो कर होगा वो चुक जाएगा। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन, महीने में बस एक दिन काम करना पड़ता था, और वो उसका कर ही होता था एक तरीके से। तीसरा है पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। पशुपालकों के ऊपर भी लगता था। वो जानवर दे देते थे या उनके उत्पाद जैसे दूध, घी, वो दे देते थे, उसको कर में ही गिना जाता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। व्यापारियों पर भी कर लगाने लग गए, जिस पे अगर वो सामान जैसे आज लगता है, आप कुछ भी खरीदते हो, बेचते हो, तो कर लगता है, ये वैसा ही है। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। अब ये आखेटक और संग्राहक थे जो जंगलों पर निर्भर रहते थे। वो जो भी जंगलों से लेकर के आते थे, अगर कुछ अच्छी चीज़ मिल जाती तो उसको, वस्तु को राजा को देना पड़ता था। तो हमने यहाँ पर देखा किस किस को कर देना पड़ रहा है: कृषक को, कारीगर को, पशुपालक को, व्यापारी को, आखेटक, संग्राहकों को, सभी को देना पड़ रहा है। एक नहीं है यहाँ पर बस। कौन है वो? ब्राह्मण। उन पे कर नहीं है। अब देखते हैं कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए, दो बड़े परिवर्तन। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। जो हल के फाल थे, किसके बनने लगे? अब लोहे के। और जब लोहे के बनेंगे, जो लकड़ी के थे वो टूट जाते थे, लोहे के बनेंगे तो अच्छे से ज़मीन में धसेंगे जाएंगे, और अच्छे से जुताई होगी। देखते हैं, अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। कठोर ज़मीन होती थी तो लोहा से वो अच्छे से जुत जाएगी। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। अब जब खेती अच्छे से हो रही है तो फसल की उपज बढ़ेगी। दूसरे अब जो दूसरा परिवर्तन आया वो ये था, लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया। धान के पौधे का रोपण अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान का पौधा तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धान के पौधे को तैयार कर उसका रोपण, यानी धान के पौधे का रोपण कब से शुरू हुआ? तो यह हमारा महाजनपद काल से शुरू हुआ था। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। पैदावार होने लगे हैं। इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास, दासी, भूमिहीन, खेतिहर श्रमिक, जिन्हें कमकार कहते हैं, वो करते थे। अब ध्यान रखना, कमकार कौन होते हैं? ये कीवर्ड पूछा जा सकता है। कमकार, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर। भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, कमकार। आगे देखते हैं सूक्ष्म निरीक्षण। मगध। मगध के बारे में देखते हैं क्या क्या है। मगध, चलो हम देखते हैं पहले मगध कहाँ पर है। ये रहा मगध। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। 200 सालों के लगभग भीतर ही कौन? मगध जो सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यहाँ से अब पूछा जा सकता है कौन कौन सी नदियां मगध से बहती थी? तो गंगा और सोन। अब ये यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यानी जो गंगा और सोन थी, इनकी वजह से यातायात होता था, नदी का यातायात, जल का वितरण होता था, जिससे सिंचाई वगैरह हो सकती थी, और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इससे सारी ज़मीन उपजाऊ भी बन जाती थी, क्योंकि बाढ़ का पानी आता था तो सारी ज़मीन उपजाऊ हो जाती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। जंगलों से भरा था, अच्छी उपजाऊ ज़मीन थी वहाँ की। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। अब यहाँ ध्यान देना, मगध में हाथी थे। हाथी को पकड़ के ये सेना के काम में लगाते थे। यही नहीं, जानवरों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनवाने के लिए लकड़ी मिलती है। सॉरी, मैंने जानवरों बोल दिया। जंगलों से, जंगलों से, ये तो हमें पता ही है, घर, गाड़ियाँ, रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती है।
तभी तो मैं कहूँ जानवरों से लकड़ी कैसे मिल जाएगी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। किसकी खदानें? लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो मगध की रीजन क्या थे? एक तो यहाँ पर गंगा और सोन जैसी नदियाँ थी। दूसरा, यहाँ इसकी वजह से जंगल हो गया था। नदियों की उपजाऊ, नदियों की जो मिट्टी लाई गई थी उपजाऊपन की वजह से जंगल बन गए थे। और जंगल में हाथी रहते थे। अब उन हाथियों को पकड़ के सेना में भर्ती किया गया। उसके बाद जंगलों से बहुत रथ बनाए गए, घोड़े थे यहाँ पर, और गाड़ियाँ गाड़ियाँ बनाई गई, घर बनाए गए बड़े बड़े। इसलिए हम जब देखते हैं, जब अशोक पर आएंगे, उसका जो महल था वो भी लकड़ी से बना हुआ था। बहुत विशाल विशाल था उसका जो महल। यहाँ पर लोह अयस्क की खदानें भी थीं, जिससे मजबूत हथियार बनाए जा सकते थे। तो ये सारी चीज़ें थी मगध को, जिसने मगध को शक्तिशाली बनाया। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु, यानी अजातशत्रु हुए। इन्हें दोनों में से किसी भी नाम से बुलाया जा सकता है। अजात शत्रु, अजातशत्रु या अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए यह हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद, महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। अपने नियंत्रण का कहाँ तक फैला लिया था? उत्तर पश्चिमी भाग तक। बिहार में राजगृह, जो आधुनिक राजगीर है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। ये पूछा जाता है बिहार की राजधानी क्या थी? राजगृह, राजगीर। बाद में पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, वो राजधानी बन गया। पहले थी राजगृह और पाटलिपुत्र, तो दो राजधानियाँ थी, लेकिन जो बाद में बनी वो पाटलिपुत्र थी। 2300 साल पहले से ही पहले की बात है, 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। ये फेमस है बहुत, सबको पता होगा जब सिकंदर आक्रमण कर रहा था। इसके बहुत कोट्स भी आते हैं, बहुत कोट्स भी आते हैं, देखना आप, कि सिकंदर जीतना चाहता था लेकिन उसके सिपाहियों से ही वो हार गया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? सोचना इस बारे में। अब हम दूसरे पर आते हैं, वज्जी। जैसा कि तुमने पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते हैं। गण या संघ अलग थी, जो हमने मगध में देखी थी। गणिया संघ में कई शासक होते थे। गणिया संघ में क्या होते हैं? कई शासक होते हैं यहाँ पर। और मगध में हमने देखा सिर्फ एक ही शासक था। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। ये सब एक साथ बैठ जाते थे, बातचीत करते थे, बहस करते थे और वाद विवाद करते थे। यह हमारी आजकल की कैबिनेट की तरह ही है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास, कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। यहाँ पर भी देखो, स्त्रियां हैं, दास हैं और कम्मकार हैं। कम्मकार याद है जो पीछे पढ़ा था हमने? तो ये तीनों इसमें हिस्सा नहीं लेते थे। बुद्ध और महावीर, जिनके बारे में अध्याय 7 में पढ़ेंगे हम, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। सजीव वर्णन का मतलब होता है कि इस तरीके से बताया गया है कि आपको इमेजिन करने में बहुत आसानी होगी और आपको लगेगा कि आप वहीं पर ही हो। ये देखते हैं, वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। वज्जी संघ का यह वर्णन, अब इसमें वर्णन तो मुख्य नहीं है, लेकिन ये मुख्य है कि दीघ निकाय, ये बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है दीघ निकाय, तो आपको ये याद रखना है। ये दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा।
बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है क्योंकि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब उन्नति करते रहेंगे जब तक उन्हें बोला कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। ये किसने बोला? बुद्ध ने बोला कि वो जब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, क्योंकि सब बहुत सारे शासक थे, दो तीन थे। पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। ये चार चीज़ें अगर वो करेंगे तो वो कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, हमेशा उन्नति करते रहेंगे। और भी कुछ चीज़ें थी। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ये सारी चीज़ थी। वज्जी संघ अन्य महासंघों से कैसे भिन्न था? कम से कम तीन कार अंतर बताओ। इसमें जो वज्जी संघ है उसमें जो व्यवस्था चलती है, गणिया संघ की व्यवस्था चलती है, उसके बारे में बताया गया है और उसकी अच्छाइयाँ बताई गई हैं कि क्यों ज़रूरी है। तो बुद्ध ने बोला था जब तक ये ऐसा करते रहेंगे ये उन्नति करते रहेंगे। क्या यहाँ गण और संघ के बताया गया है? गण और संघ। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। गण का किस लिए किया जाता था? कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। संघ अर्थात संगठन या सभा। संघ का मतलब होता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। जो सभा होती है उसको ये बोला जाता था। पीछे कुछ छूट तो नहीं गया हमारा? आगे देखते हैं। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। यानी अब से 1500 साल पहले तक इनका राज्य चलता रहा। इन्हें जीतना चाहते थे शक्तिशाली राजा, तब भी जीत नहीं पाए। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो किसने उन्हें कर लिया? गुप्त शासकों ने। अब हम इन्हीं के बारे में ही पढ़ेंगे। गुप्त शासकों ने इनको अपने कब्जे में, अपने में राज्य में शामिल कर लिया। अब आगे देखते हैं। अन्यत्र में अपने अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। जो आज का प्रजातंत्र होता है वही। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी, जो दास नहीं थे। यहाँ पर भी एक कमी देखना, यहाँ पर भी बस सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त है और वो भी 30 साल से ऊपर वालों को। वहाँ एक सभा थी और इसमें यह भी ध्यान रखना ये जो दास थे उनको नहीं थी। एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। जो सभा थी वो 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। या नागरिक बोला गया है, सभी नागरिक। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। देखा, औरतों की स्थिति सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाहर भी खराब थी। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों, कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। सिंपल सा है, दासों को भी नागरिक का कोई अधिकार नहीं था। क्या एथेंस वास्तव में जनतंत्र था? इसका नॉर्मल सा आंसर तो यही है, नहीं। और आप रीज़न भी इसमें जान ही सकते हैं। चलिए कल्पना करते हैं। वैशाली के उस सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषयों पर चर्चा की जा रही है। तुमने क्या सुना? थोड़ा सोचना इस बारे में। आज देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। नए शासक जो नए शासक हुए वो लगभग 3000 साल पहले हुए थे। महाजनपद लगभग 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण। दीघ निकाय का लेखन
लगभग 2300 साल पहले। कोई पूछे अगर सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था, तो 2300 साल पहले हुआ था। गण या संघ राज्यों का जो अंत हो गया था वो लगभग 1500 साल पहले, हमने ऊपर देखा है अभी। इनका अंत हो गया और इनको किसने अपने अंदर मिला लिया? गुप्त शासकों ने। ये रहा, गुप्त शासकों ने इन्हें अपने में मिला लिया। चलिए, ये पार्ट ख़त्म होता है। अब हम मिलते हैं अगले पार्ट अगले पार्ट के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।